हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवनेश व्यास और आप देख रहे हैं लॉ अवेयरनेस सोसाइटी का स्पेशल एपिसोड डिस्कशन ऑन पब्लिक अवेयरनेस, जनता में जागरूकता पर चर्चा। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट राजस्थान विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी सर। सर, स्वागत है आपका इस हमारे स्पेशल एपिसोड में। समय को ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सर, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं सर, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके द्वारा बनाई गई कोई भी योजना तब तक सफल नहीं है जब तक कि उनका लाभ पूर्ण रूप से आम जन को ना मिले। इस पर आपके क्या विचार है सर? अंग्रेजी में एक वर्ड है फेल्ट नीड। जब कभी भी जो जनता की फेल्ट नीड है उसके बेसिस पे कोई स्कीम बनती है तो जनता उसे जल्दी पिकअप करती है। जब फेल्ड नीड नहीं होती और कोई स्कीम बनती है तो उसको प्रोपेगेट करना पड़ता है। प्रोपेगेट करने के दो ही तरीके, एक पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर और दूसरा गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, दोनों ही प्रभावशाली ढंग से ये काम करें तो योजना का लाभ जनता को जाता है। सर, अभी सरकार चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उनके द्वारा जो बनाई गई योजनाएं हैं, क्या वो पूर्ण रूप से ग्राउंड लेवल तक सबको मिल रही है? इस पर आपका क्या टिप्पणी है? अंग्रेजी में एक वर्ड है सोशल ऑडिट। नरेगा की योजना जब प्रारंभ की तब सरकार ने इनबिल्ट उस योजना के अंतर्गत सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट दिया। यदि सरकार सारे स्कीम जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज की या जनता की योजना बना रही है उसको समय समय पर सोशल ऑडिट करे तो उसका सही मूल्यांकन हो सकता है। सर, कोई भी योजना है, चाहे नीतियाँ है, स्कीम है, किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी फैसिलिटी है जो सरकार दे रही है, सर उनका जो आमजन, क्योंकि देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनके घर पे ना टेलीविज़न है, ना मोबाइल है, ना अखबार है, तो ये कोई ऐसा कोई मीडियम ही नहीं है कि सरकार द्वारा कोई भी बनाई जा रही योजना है वो आम जन तक पहुंचे। स्पेशली वो लोग जिनके घर में ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उन तक कैसे सरकार पहुंचा पा रही है? उस पर क्या सरकार कर रही है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमने जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको अलग अलग स्टेज पर बनाया है। आपने देखा होगा 73 और 74 अमेंडमेंट के बाद मैंडेटरी कर दिया हर स्टेट को पंचायत और लोकल सेल के चुनाव कराने पड़ेंगे। तो नीचे लेवल पर जब चुनाव हो रहा है तो पंचायत का सबसे नीचे का इकाई का जो प्रतिनिधि है वो गांव में वार्ड पंच बाई एंड लार्ज 250 हाउस होल्ड पर एक वार्ड पंच होता है। और इसी तरह से नगर पालिका का डिलिमिटेशन हो रहा है, उसमें 1000 मतदाता के आधार पर एक पार्षद चुनता है। ये चुने हुए प्रतिनिधि यदि अपना काम ठीक ढंग से करें तो मैं समझता हूँ कि नीचे लेवल पर जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए ठीक ढंग से मिल सकता है। सरकार ने भी अपने एम्प्लॉय बना रखे हैं, हर गांव में पटवारी भी है, हर गांव में पंचायत का विकास अधिकारी भी है, हर गांव में पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर भी है, पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर ही मोबिलाइज करते हैं। ये सब मिलजुल कर काम करें तो उसका लाभ जनता को ज़्यादा मिल सकता है। जनता हमारी देश में स्ट्रेटिफाइड जनता है। मेट्रोज में लोग पढ़े लिखे हैं, गाँव में वनरेबल लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, समाज में आज भी ST SC OBC में लिटरेसी का परसेंटेज कम है। तो ये वेरिएशन तो है, लेकिन क्यूमुलेटिव सब काम करें, पॉलिटिकल वर्कर काम करें, सरकारी प्रतिनिधि काम करें, तो मैं समझता हूँ कि उसका लाभ प्रभावशाली ढंग से मिल सकता है। सर, पंचायती राज मिनिस्ट्री भी आपके पास रही है, तो उस टाइम इस तरीके की कोई आपने कोई ऐसा कोई इंसिडेंट आया हो कि अवेयरनेस की कमी के कारण लोगों को जो है स्कीम्स का पूर्ण रूप से फ़ायदा नहीं मिल पा रहा हो? लोगों को मालूम है, इसलिए पंचायती राज में जो 73-74 अमेंडमेंट किया, इनबिल्ट कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया। इसलिए रेगुलर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि को पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, जिससे वो प्रभावशाली ढंग से अपना काम कर सकते हैं। सर, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, उसके अलावा सर NGOs का आपको क्या मैसेज है कि वो किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं इन सब के रिगार्डिंग? पॉलिटिकल पार्टीज की अपने वेस्टेज इंटरेस्ट होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी की रीति के आधार पर काम करता है। NGO एक ऐसा माध्यम है जिसका कोई पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं होता, उसका कमिटमेंट सोसाइटी के प्रति होता है। इसलिए NGO ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से ये काम को निष्पादित कर सकते हैं। सर, कॉलेजेस के अंदर जैसे NSS यूनिट हो गई, लॉ कॉलेज के अंदर लीगल एड कमिटीज़ होगी, सर ये बना के छोड़ दी जाती है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में रह जाती है, तो इसको एक्टिव रखने के अंदर किस तरीके से गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है या कर सकती है? आज देश नौजवानों का देश, इस देश में ऑन एन एवरेज 2022 के बाद 28 ईयर्स की एज हो जाएगी। तो जो पढ़े लिखे लोग होंगे, खासतौर से जो पहली जनरेशन के लोग हैं जो पढ़ने का मौका मिल रहा है, उन बच्चों को ज़्यादा इन बारे में ध्यान देना चाहिए कि इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब तक हम पॉलिटिकली एजुकेट नहीं करेंगे लोगों को,
तब तक प्रभावशाली ढंग से सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए सभी जो पढ़े लिखे नौजवान आदमी हैं उनको पॉलिटिकल एजुकेशन इम्पार्ट करनी चाहिए, जिससे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत है वो लोगों को समझ सके। अब कितने आदमी को मालूम है कि संविधान के अंतर्गत हमने शेड्यूल बना रखा है कि कौन से सब्जेक्ट है जो भारत सरकार डील करेगी, कौन से सब्जेक्ट जो स्टेट डील करेगी, कौन से सब्जेक्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट में है, कौन से सब्जेक्ट जो पंचायत डील करेगी। तो अलग अलग स्तर के चुने हुए प्रतिनिधि की लिमिटेशन है कि वो पंचायत का चुनाव प्रतिनिधि विदेश नीति की बात नहीं कर सकता, स्टेट का चुनाव प्रतिनिधि डिफेंस की बात नहीं कर सकता। ये डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच में हमने एजुकेट नहीं किया। तो लंबे समय तक यदि देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से हमें और बड़े तेज गति से उपलब्धियां प्राप्त करनी है तो पॉलिटिकल एजुकेशन का काम पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी को करना चाहिए, तो वही देश के भविष्य। सर अभी बात हमने स्टार्ट की कि स्टूडेंट्स की। सर इस इंडिया के अंदर है सर, किसी को भी अपना एनजीओ चलाना है, कोई भी स्टूडेंट इसको चला सकता है। बट जैसे हम लोग का भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों ने 2018 में स्टार्ट किया, बट 2019 में हम लोग इसको रजिस्टर्ड करवा पाए। सर रीज़न ये था कि उस टाइम हम लोग जस्ट स्कूल से लाइक पास आउट होके कॉलेज में एंट्री ली। बट सर आके इधर हमने पढ़ा, एक्ट्स पढ़े, जैसे कि एनजीओ को फॉर्म करने के अलग अलग है, सोसाइटी एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट है, नॉन प्रॉफिट कंपनी है। बट जब हमने देखा कि एज ए सोसाइटी हम लोग करवाना चाह रहे थे तो 10,027 रुपीज़ का जो एक चालान होता है वो गवर्नमेंट को पूरा का पूरा पे करना पड़ता है। तो सर आप अभी गवर्नमेंट में हैं, तो सर आप एमएलए भी हैं, तो सर ये स्टूडेंट्स के लिए आपकी तरफ से कि ये इस चीज़ पे क्या लाइक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी 10,020 रुपीज़ लाइक अपना एनजीओ स्टार्ट करने के लिए अगर करना पड़े, तो जो ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें तो एक इनडिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए 10,027 रुपीज़ का और इसको रजिस्ट्रेशन करवाते तो करीबन 15,000 का पूरा एक्सपेंस हो जाता है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ पे कुछ होना चाहिए। वाई वी कॉल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेटिव असेंबली को। वहाँ कौन बैठता? जनप्रतिनिधि बैठता। आप पढ़े लिखे नौजवान अपने अपने इलाके के जनप्रतिनिधि को इस इशू को असेंबली में उठवाएं, ये एनोमली उसके सामने ब्रिंग आउट करें, तो वहाँ लॉ में अमेंडमेंट हो सकता है। मैं आशा करता हूँ कि जो आपने एनोमली बताई है वो आपका चुनाव प्रतिनिधि है जो अलग अलग क्षेत्र के, वो असेंबली में उठाएं। एज ए स्पीकर मेरी भी ड्यूटी है इस बारे में, जो कुछ भी हो सकेगा मैं डिस्कशन करा के फैसला करूँगा। क्योंकि सर स्टूडेंट्स जो भी करना चाहते हैं उनको लाइक काफ़ी वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि वो तो ये सोचता है कि हम लोग अपनी स्टडीज़ के साथ कैसे सोशली एक्टिव हो पाए, पढ़ाई के अलावा जो टाइम इधर उधर लाइक लोग वेस्ट करते हैं उसको इस जगह पे इन्वेस्ट करें। तो इस चीज़ के साथ में सर हमने भी यही ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2018 में, और धीरे धीरे आज 2023 में सर आज आपके सर अपॉर्चुनिटी मिली। और ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि काफ़ी अलग अलग पॉलिटिशियंस होते हैं, लेकिन सर को मैंने जैसे ही कॉल किया एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि सर ने नेगेटिव रिस्पॉन्स है, या मेन बात तो यह है कि सर की तरफ से हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और कॉल पे अटेंटिव रहे हैं सर। तो ये सर आपके लिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को आप रिस्पांस देते हो। हम आशा करते हैं सर हमको ऐसे ही आगे मिलता रहेगा, क्योंकि हम स्टूडेंट्स सिर्फ यही कि हम लोग सोशल लाइक चेंज सीकर की जगह हम लोग चेंज मेकर बनना चाहते हैं। कि हम लोग हमेशा करते हैं कि गवर्नमेंट ये वो, तो जो चीज़ हम कर सकते हैं लाइक अवेयरनेस की कोई बात आती है तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो इसी मोटिव के साथ हम लोग चल रहे हैं और आगे चलते रहेंगे। और सर लास्ट में आप कुछ लॉ स्टूडेंट्स या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? मैं छात्र राजनीति में था, मैं 32 साल की उम्र में एमएलए बन गया। फिर विश्वविद्यालय में नौकरी परमानेंट थी, यूनिवर्सिटी की नौकरी 60 साल की होती थी। और मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था तो मेरे मन में था कि समाज को बदलने का काम करना। मेरे पिताजी ने कोई हायर एजुकेशन नहीं की, वो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, पर एज स्टूडेंट लीडर पढ़ने का मौका मिला, समय का मौका मिला, तब समझा कि इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम कुछ कर सकते हैं। और उस करने के जज्बे के कारण ही मैं आज इस जगह पर पहुँचा हूँ। इसलिए हर बच्चा जिसको पहली जनरेशन का है पढ़ने का मौका मिल रहा है उसको समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। हम जो विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी को ज़्यादा उत्तरदायी बन जाता है। अब ये कानून बनाने का काम किसने किया? असेंबली ने किया। मैं समझता हूँ पहली बार आप स्टूडेंट एनजीओ बनाने का काम कर रहे हैं तब आपको मालूम पड़ा कि इसमें एनोमली 10,000 रुपये हमें देना पड़ता है। कानून बनाने वाले को ये मालूम नहीं था कि कभी छात्र भी एनजीओ बनाएंगे। तो ये बताता है कि 70 साल बाद इस तरह की स्थितियाँ बनी। इसका मतलब हम जो स्टूडेंट हैं उनको ये मालूम ही नहीं है कि एनजीओ बनाने के लिए क्या प्रॉब्लम आती है। ये एक उदाहरण है कि कानून बनाने में समाज का जो सब तबका है
उस तबके के बीच में यदि विद्यार्थी आगे अगर एनजीओ बनाने का काम करें तो उनके वित्तीय संसाधनों की कमी को देखते हुए नियम और कानून में परिवर्तन होना चाहिए। लेट इट बी ए केस इन दी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और आप अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को असेंबली में उठाएं, सरकार के नोटिस में लाएं, जिससे कानून में संशोधन हो सके और जो पढ़े लिखे लोग, नौजवान एनजीओ बनाए, उनके लिए आपका एक एनजीओ उदाहरण बन सके। मैं आशा करता हूँ कि आप जो विद्यार्थी जो लॉ का ज्ञान करते हैं वो पब्लिक को भी लॉ का एजुकेशन कराना बहुत ज़रूरी है और आप कर सकते हैं। और इस भावना से हम काम करेंगे तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करेंगे, अच्छे सिटीजन भी बनेंगे और देश की प्रगति में आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। सर, हमारा जो कि गवर्नमेंट खूब सारे लॉज बना देती है, स्कीम बना देती है, पर उनका तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि आम लोग, वही जो जिनके घर पे ये सब, कोई ना टीवी है ना मोबाइल है, ये सब कुछ भी नहीं है, तो उनको फ़ायदा मिले। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं, फ्री टाइम पे हम लोग मोबाइल या अदर ये फ़न एक्टिविटीज़ में टाइम ना देके इन सब में हम इन्वेस्ट करें। तो इस पे लास्ट में सर, आप, हमारी टीम जो वर्क कर रही है, हम लोग और क्या कर सकते हैं, हमारे लिए सजेशन। आईटी का क्रांति कर दी है। आईटी के माध्यम से आप ज़्यादा लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास एक आईटी टूल है और आपका एनजीओ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चों को एनरोलमेंट करें, उन चीज़ों को प्रोपेगेट करें। मैं समझता हूँ कि ये एक आप करेंगे प्रयोग तो दूसरे हमारे देश के जितने नौजवान पीढ़ी के लोग हैं उनको भी जिम्मेदारी का एहसास होगा और कानून के जानने वाले को ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। इस देश में जब तक सिटीजन अपने राइट्स, कानून, इनके बारे में अवेकन नहीं होंगे तब तक गवर्नेंस पुअर होगी। इसलिए ये काम का उत्तरदायित्व हमारा ज़्यादा बन जाता है कि हम इस देश के नागरिक होने के नाते हम अपने प्रोफेशन के साथ इस जिम्मेदारी का भी निर्वहन करें। और मैं समझता हूँ कि ये प्रयास आपका है, उस प्रयास के लिए आपको जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है। और यही कमिटमेंट आपका रहेगा तो निश्चित तौर पर समाज बदलेगा, क्योंकि किसी न किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ता है, वो इनिशिएटिव बाद में जाकर उदाहरण बन जाता है। समाज बदलने में आपने देखा होगा डेविएंट होता है वो समाज बदलता है, कन्फर्मिस्ट नहीं बदलता। समाज बदलने का काम कोई आदमी लीड लेता है, उस समय लोग उसको एब्रेशन मानते हैं, फिर वही बाद में जाकर समाज में परिवर्तन करके भाग बन जाता है। तो आपने जो ये स्टार्ट किया है अच्छा है, इस प्रयास को और बड़े लेवल पर करना चाहिए, जिससे और बच्चों को जिम्मेदारी मिले कि हमारा टाइम आईटी माध्यम के लिए जो हम ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, गूगल को देख के माध्यम से, या हम दूसरा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव उपयोग हो। अभी सबसे बड़ा खतरा ये है कि गूगल में सूचना ज़्यादा मिल गई, और इस गूगल के माध्यम से पॉजिटिव सूचना भी है, नेगेटिव सूचना भी है। आज नेगेटिव सूचना का ज़्यादा प्रोपेगेशन हो रहा है, पॉजिटिव का नहीं हो रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म इफेक्टिव रूप से तभी काम कर पाएगा जब हम इसको पॉजिटिव काम के लिए उपयोग में लें। और यही एक तरीका जिसमें आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके एनजीओ पॉलिटिकल एजुकेशन का काम करें, तो मैं समझता हूँ कि समाज में परिवर्तन बहुत तेज गति से होगा। सर, ये मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जब कोविड लॉकडाउन चला था तो हमारी, जो आपने आईटी की अभी बात की, तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग ने खुद की वेबसाइट जनरेट की। और क्योंकि एक एनएलयू और नॉन एनएलयू कॉलेज में डिफरेंस रहता है, डिफरेंस ये रहता है कि उनकी सीवी बढ़िया बन जाती है, क्योंकि एनएलयू कॉलेज इवेंट और अपॉर्चुनिटीज़ उनको ज़्यादा प्रोवाइड करता है, जो नॉन एनएलयू कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है उनको नहीं मिल पाती है। तो उनके लिए हम लोगों ने ये किया, अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमने खुद की एक वेबसाइट बनाई सर, ये www.lawarennesssociety.in, जिसके ऊपर हम लोग लॉ रिलेटेड इवेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपडेट करते रहते हैं ऑल ओवर इंडिया, ताकि कोई भी स्टूडेंट है वो अपना सीवी अगर बनाना चाहता है, लाइक किसी को इंटर्नशिप करनी है या कोई ऐसा एडवोकेट है जो इंटर्नशिप पे रखना चाहता है, तो दोनों के बीच में एक जो गैप रहता है वो हम लोग इस तरीके से अपने माध्यम से पूरा कर रहे हैं। और सर 2018 की जर्नी आज 2023 में हम लोग सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ लॉ स्टूडेंट, लॉयर और एडवोकेट को जोड़ते हैं। सर 8500 समथिंग हमारी आज टीम नेशनल लेवल पे क्रिएट हो गई है। सिर्फ जयपुर के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और भी उत्तराखंड, इन सब जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी हमारी एक्टिव टीम है ग्राउंड वर्क के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर सर 15 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक्टिव टीम है ऑन ग्राउंड हमारी। आपको बहुत बहुत बधाई, और ये आपका प्रयास जारी रखें और अपनी लक्ष्य को एक तरफ मानते हुए अपने लक्ष्य में लगे रहें, और उसकी सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, टाइम देने के लिए हम लोगों को। हम आशा करते हैं अब नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई इवेंट करवाएंगे आप हमें उस चीज़ के लिए समय देंगे। सर आपका अभी सभी के सामने का, सर को सिर्फ एक कॉल पे सर ने हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, सबको धन्यवाद। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी के आगे डिस्कशन जो भी सेशन होंगे उनको देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।